हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह, अध्याय 39। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले प्रमुख विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी, कुका आंदोलन के बारे में। इसके बाद भेल विद्रोह, गडकारी विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, खासी विद्रोह, खोंड एवं सवार विद्रोह, वहाबी आंदोलन, मुंडा विद्रोह यानी उलगुलान विद्रोह, वेलोर विद्रोह, 1857 ईस्वी का विद्रोह, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष के बारे में डिस्कस करेंगे। किसानों एवं दस्तकारों की बर्बादी, धर्म और जाति के नष्ट होने का डर, भारतीय सैनिकों की शिकायतें, विद्रोह के मुख्य केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर, बाबू कुंवर सिंह के बारे में, नाना साहब तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, बेगम जीतन महल, बेगम हजरत महल, रानी अवंतीबाई, विद्रोह का स्वरूप और 1857 के विद्रोह की असफलता के जो कारण थे, इन सभी को अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले प्रमुख विद्रोह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, देश के जिन प्रदेशों में ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ, वहां लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। ब्रिटिश शासन के आरंभिक दिनों में भारत को निर्ममता पूर्वक बिना दया भाव के लूटा गया। सरकार ने जमींदारों व सरदारों से ज्यादा राजस्व की मांग की, जिसके कारण किसानों को अपनी भूमि व संपत्ति को जमींदारों को बेचना या गिरवी रखना पड़ा और इस प्रकार लगातार किसानों का सर्वाधिक शोषण हुआ। देश के आदिवासी क्षेत्रों पर ब्रिटिश नियंत्रण और प्रशासन स्थापित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों का भी शोषण होने लगा। 1765 से 1865 के बीच देश के विभिन्न भागों में अनेक विद्रोह हुए, जिनमें से कुछ विद्रोह किसानों और आदिवासियों ने किए थे, तो कुछ पच्युत शासकों, जमींदारों और सरदारों के नेतृत्व में विद्रोह हुए। कंपनी की सेना के सिपाहियों ने भी बगावतें की, विद्रोह किया। पहला प्रमुख विद्रोह अंग्रेजों की बंगाल विजय के तुरंत बाद हुआ, याद रखिएगा। इसके बाद दो युद्धों के बीच हुए प्रमुख आंदोलन व विद्रोह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1757 का जो प्लासी का युद्ध है और 1857 की स्वतंत्रता का जो प्रथम युद्ध है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है 100 वर्ष का। 1757 का जो प्लासी युद्ध हुआ था, ये अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और 1857 स्वतंत्रता का जो प्रथम युद्ध हुआ, अंग्रेजों व भारतीय नागरिकों के बीच हुआ। विद्रोह जो 100 वर्ष है, इनके बीच विद्रोह का जो वर्गीकरण किया गया है, तो देखिए वर्गीकरण 4 रूपों में है। नागरिक विद्रोह, किसान आंदोलन, इसके बाद आदिवासी या जनजातीय आंदोलन और सैनिक विद्रोह। तो खासी विद्रोह, अहोम विद्रोह और सन्यासी विद्रोह ये नागरिक विद्रोह थे और वहाबी आंदोलन, फरायजी आंदोलन और रंगपुर जो विद्रोह था, ये किसान आंदोलन था। संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, चुआर व हो विद्रोह ये आदिवासी या जनजातीय आंदोलन था और सैनिक विद्रोह तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था, ये सैनिक विद्रोह से संबंधित था। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। समय 1763 से 1800 ईस्वी। प्लासी में अंग्रेजों के विजय के पश्चात उपनिवेशवादी शोषणकारी नीति से बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। 1760 ईस्वी में उनके विरुद्ध सन्यासी विद्रोह आरंभ हो गया। सन्यासियों और फकीरों के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ विद्रोह पूर्वी भारत के अनेक क्षेत्रों में फैला। यह विद्रोह एक धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों, जिन्हें सन्यासी कहा जाता था, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। सरकार के द्वारा तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया था और ये जो विद्रोह था, इस विद्रोह के कारण इस संघर्ष को सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। ये शंकराचार्य के अनुयायी व गिरी संप्रदाय के थे। इनके आक्रमण की पद्धति जो थी वो गुरिल्ला युद्ध पर आधारित थी। इस विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था। कौन? गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। विद्रोही ईस्ट इंडिया कंपनी के माल गोदामों को लूटते थे। द्विज नारायण इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बंगाल के उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह से लिया है। आदिवासियों के भी अनेक विद्रोह हुए। इनमें से कुछ शक्तिशाली विद्रोह थे, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भीलों का विद्रोह, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कोलों का विद्रोह, बंगाल एवं उड़ीसा में गोंडो व खोंडो का विद्रोह, महाराष्ट्र में कोलियों का विद्रोह और बंगाल एवं बिहार में संथालों का विद्रोह। आनंद मठ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आनंद मठ एक उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में किया गया था। इसकी भाषा मूलतः बंगाली है। इसे स्वाधीनता संग्राम का जीवन वृत्त भी कहा जाता है। अभी तक इसमें 4 बार संशोधन हो चुका है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में आनंद मठ की रचना की थी, जिसमें हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही हमारा जो राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम इन्होंने लिखा। इन्होंने बंग दर्शन नामक जो है पत्रिका का भी प्रकाशन किया। सीताराम और देवी चौधरानी इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास थे। इसके बाद चुआर विद्रोह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चुआर विद्रोह का जो समय है 1766 से 72 के बीच। 1766 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के 5 जिलों में चुआर विद्रोह का आरंभ हुआ। इस विद्रोह का कारण अकाल एवं बढ़ा हुआ भूमि कर था। चुआर विद्रोह होने का कारण क्या था? अकाल पड़ा था और भू राजस्व अधिक बढ़ गया था, इसके कारण यह विद्रोह हुआ। इसके बाद फकीर विद्रोह का जो समय 1776 से 77 ईस्वी। बंगाल में 1776 से 1777 ईस्वी के बीच फकीर विद्रोह जो है आरंभ हुआ। यह घुमक्कड़ मुसलमान धार्मिक फकीरों का एक गुट था, जिसके नेता मजनू शाह ने 1776 से 77 ईस्वी के बीच अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है अगर बात करें तो मजनू शाह के मृत्यु के बाद चिराग अली ने आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है। और भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने भी इस आंदोलन की सहायता की, इस आंदोलन में अपनी भूमिकाएं अदा की। इसके बाद पागलपंथी, इसका जो समय है पागलपंथी का वो है आपका 1840 से 1850 ईस्वी। पागलपंथी अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सक्रिय था। ये सत्य, समानता और भाईचारा के सिद्धांतों के समर्थक थे। ठीक है। वर्ष 1813 में पागलपंथी संप्रदाय के नेता करम शाह व उसके बाद टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध जो है काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह करके जमींदारों के गढ़ों पर आक्रमण कर दिया। विद्रोह के समय टीपू इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी की नियुक्ति की। वर्ष 1833 ईस्वी में विद्रोह को जो है कुचल दिया गया। इसके बाद कूका आंदोलन हुआ। कूका आंदोलन का जो समय है 1840 से 1872 ईस्वी के बीच। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में सेन साहब यानी भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। सेन साहब के अनुयायी बालक सिंह ने अपने अनुयायियों का एक दल गठित किया तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के हजारा में अपना मुख्यालय बनाया। कूका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक सुधारों में जाति और अंतरजातीय विवाहों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना, मांस और नशीली वस्तुओं का परित्याग करना शामिल था। 1860 ईस्वी में बालक सिंह के मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य राम सिंह कूका के नेतृत्व में विद्रोह ने जो है जोर पकड़ा। राम सिंह के अधीन कूकाओं का पहला विद्रोह जो है 1869 ईस्वी में फिरोजपुर में हुआ। यह एक राजनीतिक विद्रोह था और अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकना इसका मूल लक्ष्य था। इसमें मद निषेध, ठीक है, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा, पुरुष और महिलाओं में समानता पर बल दिया गया था। इसके बाद भील विद्रोह आता है। भील विद्रोह का जो समय है 1818 से 1848 ईस्वी। ठीक है। भील विद्रोह में क्या हुआ? भीलों ने महाराष्ट्र एवं राजस्थान में विद्रोह किया। 1822 ईस्वी में हिरिया ने भीलों का नेतृत्व किया। 1825 ईस्वी में सेवाराम के नेतृत्व में भीलों ने पुनः विद्रोह किया और 1857 ईस्वी में भागोजी और काजल सिंह नामक भील नेताओं ने अंग्रेजों से लोहा लिया, टक्कर लिया। इस आदिवासी समाज ने साहूकारी व्यवस्था के शोषण एवं अन्य हो रहे बदलावों से प्रेरित होकर 1821 ईस्वी में उपद्रव करना जो है आरंभ कर दिया, जिसका नेतृत्व दौलत सिंह कर रहा। कौन कर रहा था? दौलत सिंह कर रहा था। 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में भील विद्रोह का नेतृत्व श्री गोविंद सिंह ने किया था और इसने 1883 ईस्वी में आदिवासियों के सेवार्थ संत सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से भीलों को संगठित किया गया। मोतीलाल, याद रखिएगा, मोतीलाल तेजावत को भील आदिवासियों में सर्वाधिक जो है याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैप को एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे जो है आपको अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़ना है। पूरी मैप में जो किसान या नागरिक विद्रोह है इसको जो है दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब में जो कूका विद्रोह हुआ 1860 में हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे? भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका।
इसके बाद अगर बात करें तो झारखंड में जो विद्रोह हुआ, जैसे कोल विद्रोह 1831 में, नेतृत्वकर्ता कौन थे कोल विद्रोह का? तो बुधो भगत। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू थे। खैरवार विद्रोह याद रखिए कब हुआ था? 1874 ईस्वी। मुंडा 1899। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी, जिसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे। और युवान व जुआंग विद्रोह 1867 से 1868 ईस्वी के बीच हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता रणनायक थे। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि बिहार में चेरो विद्रोह होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे 1801 ईस्वी में। असम में अहोम विद्रोह होता है 1828 ईस्वी में, और अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे। इसके बाद खासी विद्रोह होता है 1828 से 1833 के बीच, जिसके नेतृत्वकर्ता राजा तीरथ सिंह थे। नागालैंड में नागा विद्रोह होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता रानी गोंडिल्यो थी, 1931 में हुआ। मणिपुर में कुकी विद्रोह होता है 1917 ईस्वी में। इसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल में वहाबी आंदोलन, जिसके नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी थे। इसके बाद सन्यासी विद्रोह, जिसके नेतृत्वकर्ता सन्यासी यानी गिरी संप्रदाय के लोग थे। इसके बाद फकीर विद्रोह होता है 1776 ईस्वी में, जिसके नेतृत्वकर्ता मजनू शाह चिराग थे। इसके बाद पागलपंथी 1813 ईस्वी में, जिसके नेतृत्वकर्ता करम शाह और टीपू मीर थे। इसके बाद फरायजी विद्रोह 1820 में, जिसके नेतृत्वकर्ता दादू मियां थे। इसके बाद भूमिज विद्रोह 1833 में होता है। उड़ीसा में खोंड विद्रोह होता है 1837 ईस्वी में, जिसके नेतृत्वकर्ता चक्र बिसोई थे। पाइका विद्रोह भी उड़ीसा में ही होता है 1817 के दौरान, और जिसके नेतृत्वकर्ता बक्सी जग बंधु थे। संभलपुर विद्रोह भी उड़ीसा में ही होता है 1833 से 62 के बीच, जिसके नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र साई थे। पूर्वी गोदावरी में अगर बात करें तो कोया विद्रोह हुआ 1879-80 के बीच, जिसके नेतृत्वकर्ता टोमा सोरा थे। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह, जिसके नेतृत्वकर्ता सीताराम राजू थे। और इसके बाद चेंचू आदिवासी आंदोलन 1920 में हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत थे। कर्नाटक में किट्टूर विद्रोह हुआ 1824 से 1829 के बीच, जिसके नेतृत्वकर्ता चेन्नम्मा व रयप्पा थे। तमिलनाडु में पौलीगरो का विद्रोह हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता कट्टावमान। और गंजाम विद्रोह हुआ 1800 से 1805 के बीच, जिसके नेतृत्वकर्ता श्रीकर भंज थे। महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता बाबाजी अहिरेकर थे। और गडकरी मराठा किले के संरक्षक था, याद रखिएगा। इसके बाद रामोसी विद्रोह होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता चितर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के थे। इसके बाद गुजरात में भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से विद्रोह हुए। कच्छ विद्रोह हुआ 1816 ईस्वी में, जिसके नेतृत्वकर्ता भारतमल व झरेजा। बघेरा विद्रोह भी हुआ 1818 ईस्वी में। तो पूरा विद्रोह जो है ना, जैसे भील विद्रोह का समय है 1820 से 25 के बीच, जिसके नेतृत्वकर्ता दशरथ और हिरिया सेवाराम थे। तो आपको जो है याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बारी बारी से इन सभी विद्रोहों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला हम लोग मतलब कि जो नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह है, और ये 1844 ईस्वी में होता है गडकरी विद्रोह। ये मराठों के किलों में जो गडकरी थे, ये विद्रोह मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत कर्मचारियों के द्वारा बढ़े हुए भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध किया गया था। इसका प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र के कोल्हापुर में था। इसके बाद संथाल विद्रोह, यह 1855 से 56 के बीच हुआ था। आदिवासियों के विद्रोह में संथालों का विद्रोह सबसे प्रभावी था। दामन एको के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। यहाँ पे जो संथाल थे बहुत ज्यादा जनसंख्या में मतलब की थे। संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन और जमींदारों एवं साहूकारों की वसूलियों का विरोध किया। विद्रोही आदिवासियों के दो प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। तो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। विद्रोहियों ने महाजनों और जमींदारों पर जो है हमला किया, याद रखिएगा, हमला किया और उनके मकान जला डाले, उनके संपत्ति को क्षय करने की कोशिश की। 1855 ईस्वी में सिद्धू और 1856 ईस्वी में कान्हू की मृत्यु हो गई। इसके बाद आया कोल विद्रोह, 1831 से 32 के बीच हुआ। यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उराव, हो, महाली आदि जनजातियां जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में जो कोल विद्रोह है, इसके अंतर्गत अगर बात करें तो छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां जो है निवास करती थी? तो याद रखिएगा,
मुंडा, ओराव, हो, महाली, ये आदि जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती हैं। इन्हें मैदानी लोग कोल कहते हैं। इस विद्रोह का कारण यह था कि 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर जो है उत्पादन शुल्क लगा दिया था, जिसे आदिवासी अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे। तो चावल से तैयार एक विशेष प्रकार के शराब पर शुल्क लगाने के कारण जो आदिवासी उपभोग करते थे, इसी के कारण जो है यह विद्रोह हुआ। 1831 ईस्वी में बोधो भगत के नेतृत्व में इन्होंने भीषण जो है संघर्ष किया और इस संघर्ष में बोधो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए। इसके बाद गंगा नारायण ने 1832 ईस्वी में इसका नेतृत्व किया, ठीक है, और यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। बाद में इस विद्रोह का जो है दमन कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, कुचल दिया गया। इसके बाद अगर बात करें तो प्रमुख जो जनजातीय विद्रोह है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार जो है आप अच्छे से देख लीजिए। पहला जो जनजातीय जो कह सकते हैं कि जनजातीय जो विद्रोह था वो था चुआर। इसके नेतृत्व करता थे चुआरों का राजा जगन्नाथ। 1768 ईस्वी में हुआ और प्रभावित क्षेत्र जो था वो पश्चिम बंगाल के नानभूम और बीरभूम। हो जो जनजाति थे इनके नेतृत्वकर्ता राजा पराहत थे। 1820 में, 1822 में और 1832 में यह विद्रोह हुआ। सी भूम और छोटा नागपुर जो है इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। भील का सेवाराम और त्रयंबक जो है इसके नेतृत्व करता थे। 1818 से 1848 ईस्वी के बीच हुआ। खानदेश इससे प्रभावित क्षेत्र था। उसी प्रकार जो है कोली का आप देख सकते हैं जो नेतृत्व करता थे भावसरे, चिमनाजी, जादव व नाना दरबारे। कब कब हुआ तो 1824, 1828, 1839 और 1844 1848 के बीच। प्रभावित क्षेत्र सह्याद्री पहाड़ी यानी गुजरात और महाराष्ट्र। इसके बाद खासी, इसके नेतृत्व राजा तीरथ सिंह ने, मुकुंद सिंह और बार मानिक ने किया था। 1829 से 32 के बीच हुआ। खासी पहाड़ी यानी असम व मेघालय जो है इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। इसके बाद सिंहपो, जिसके नेतृत्व रनुआ गोसाई ने किया था और कब हुआ था तो 1830 से 39 के बीच। असम इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। इसके बाद कोल, बोधो भगत व गंगा नारायण जो है इसके नेतृत्व करता थे। 1831 से 1832 के बीच यह विद्रोह हुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र जो है इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। इसके बाद कोया अल्लूरी सीताराम राजू जो है इसका नेतृत्व करता थे। कब कब हुआ तो 1840-45 के बीच, 1879 से 80 के बीच और 1922 से 24 के बीच। रंपा क्षेत्र यानी आंध्र प्रदेश में चुंडवरम जो क्षेत्र था इससे प्रभावित क्षेत्र था। खोंड, जिसके नेतृत्व करता चक्र बिसोई थे। कब कब हुआ तो 1846-48 के बीच और 1855 में भी। खोंडमल यानी उड़ीसा इससे प्रभावित क्षेत्र था। संथाल, जिसके नेतृत्व करता सिद्धू और कान्हू थे। 1855-56 में यह विद्रोह हुआ और राजमहल पहाड़ी यानी पश्चिम बंगाल जो है इससे प्रभावित क्षेत्र था। नायकदा, रूप सिंह और जोरिया भगत इसके नेतृत्व करता थे। 1858 से 59 के बीच यह विद्रोह हुआ। पंचमहल यानी गुजरात इससे प्रभावित क्षेत्र था। मुंडा, जिसके नेतृत्व करता बिरसा मुंडा थे। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। छोटा नागपुर इससे प्रभावित क्षेत्र था। इसके बाद भील, जिसके नेतृत्व करता दौलत सिंह थे। कब हुआ तो 1914 से 15 के बीच और इससे प्रभावित क्षेत्र बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर यानी दक्षिणी राजस्थान था। इसके बाद जेलियांगरोंग, इसके नेतृत्व करता जैदोनांग व रानी गोर्डेनलियू थी। कब हुआ तो 1917 से 1919 के बीच। मणिपुर इससे प्रभावित क्षेत्र था। और इसके बाद चेचू, जिसके नेतृत्व करता हनुमान थे। कब हुआ तो 1921 से 22 के बीच। और नल्लामलाई पहाड़ी यानी आंध्र प्रदेश में इससे प्रभावित क्षेत्र था। इसके बाद खासी विद्रोह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। खासी विद्रोह का जो समय है 1828 से 1833 के बीच। देखिए, बंगाल के पूर्व में जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते थे। तो बताइए, बंगाल के पूर्व में कौन कौन? जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते थे। यहां खासियों के अलग अलग शक्ति जो है संपन्न राज थे, अलग अलग। 1824 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी था, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया 1824 ईस्वी में, जिसे सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई। 1827 ईस्वी में खासी मुखियाओं से अंग्रेजों ने वार्ता की, लेकिन कोई हल नहीं निकला, कोई
मतलब कि सॉल्यूशन नहीं निकला। ब्रिटिश सरकार ने छतर सिंह को जो है इस प्रदेश का जमींदार नियुक्त कर रखा था। इसने सड़क बनाने की अनुमति प्रदान कर दी। खासी मुखिया तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया तथा अन्य मुखियाओं की सहायता से इसने विद्रोह कर दिया। तीरथ सिंह के अतिरिक्त, याद रखिए, तीरथ सिंह के अतिरिक्त बारमानिक और मुकुंद सिंह ने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। खोंड एवं सवार विद्रोह कब हुआ? 1900 ईस्वी के बीच हुआ। उड़ीसा के निकटवर्ती प्रदेश खोंडमाल क्षेत्र के आदिवासी खोंड कहे जाते हैं तथा परलिया खेमदी के आदिवासी सवार कहे जाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इनके क्षेत्रों में बाहर से आकर लोग जो है निरंतर बस रहे थे, जिसमें कह सकते हैं कि इनसे असंतोष व्याप्त था, फैल रहा था। विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेज प्रशासकों के द्वारा खोंड में प्रचलित नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाना था, जो मोरिया को समर्पित थी। ये लोग मोरिया के जरिए भगवान को खुश करते थे ताकि हल्दी व अन्य फसलों की पैदावार अच्छी हो सके। यह एक प्रकार से पृथ्वी पूजा का रूप था। 1846 ईस्वी में खोंडों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसके बाद वहाबी आंदोलन होता है 1820 से 1870 ईस्वी के बीच, और इस आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे। भारत में इसके प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे, जिन्होंने एकेश्वरवाद व जिहाद यानी धर्म युद्ध पर बल दिया। उन्होंने हिजरत यानी दुश्मनों को देश से बाहर करने के महत्व पर बल दिया। वहाबियों ने प्रभावशाली विद्रोह किया। ये वहाबी सैयद अहमद के द्वारा स्थापित मुसलमानों के एक संप्रदाय के अनुयायी थे। वहाबियों ने अंग्रेजों के शासन को जो है उखाड़ फेंकने व धर्म युद्ध में शामिल होने के लिए जनता का जो है आह्वान किया। देखिए, वहाबियों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां 1830 से 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद तक जो है जारी रही। इन विद्रोहों के दमन में अंग्रेजों को लंबा समय लगा, काफी समय लगा, परंतु यह भारत में अंग्रेजों के शासन के लिए कोई बड़ा खतरा जो है साबित नहीं हुआ। इसके बाद हुआ मुंडा विद्रोह यानी उलगुलान विद्रोह। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। समय है 1893 से 1900 ईस्वी के बीच। आदिवासी विद्रोह में सबसे प्रसिद्ध विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आरंभ हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड की राजधानी रांची के उलिहातू गांव में हुआ था। इन्हें मिशनरियों से बहुत कम शिक्षा प्राप्त हुई थी। वह जर्मन, याद रखिएगा, वह जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए थे, परंतु पुनः इन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म को अपना लिया। मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। एक मान्यता के अनुसार अगर बात करें तो 1895 ईस्वी में बिरसा को परमेश्वर के दर्शन हुए और वह पैगंबर होने का दावा करने लगा। और उनका कहना था, बताइए क्या कहना था? कहना था कि उनके पास निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती यानी खुटकटी व्यवस्था जो है, इसकी परंपरा पर जमींदारों और ठेकेदारों, व्यापारियों और महाजनों ने अंग्रेजों के संरक्षण में आक्रमण करना आरंभ कर दिया, जिसके विरोध में 1899 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया। 1900 ईस्वी में विद्रोहियों ने पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु जनवरी 1900 ईस्वी में सैलर के पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना के द्वारा पराजित हुए। कुछ दिन पश्चात बिरसा पकड़ा गया और उसे कैद कर लिया गया, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और विद्रोह शांत हो गया। इसके बाद हुआ वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर विद्रोह का समय है 1806 ईस्वी। कंपनी की फौज के सिपाहियों ने भी विद्रोह किए। इनमें सबसे प्रमुख 1806 ईस्वी का वेल्लोर विद्रोह था। इस विद्रोह में 350 सिपाही और 177 अंग्रेज सैनिक जो है मारे गए। ठीक है, इसके बाद यहां पे जो है आप मैप को देख सकते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो है प्रमुख केंद्र और नेता, तो प्रमुख केंद्र जो है आप देख सकते हैं कि जो इस तरह से इंडिकेट किया गया वो प्रमुख केंद्र है, और इस तरह से प्रमुख नेता को, तो यह है दिल्ली। और दिल्ली के जो प्रमुख नेता थे बहादुर शाह जफर यानी बख्त खां, इसके बाद मेरठ के कदम सिंह, बरेली के खान बहादुर खां, लखनऊ से बेगम हजरत महल। देखिए यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि किस केंद्र के कौन से नेतृत्व करता थे, तो याद रखिएगा। ग्वालियर से तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहिब, इसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली, ठीक है, आरा से कुंवर सिंह, इसके बाद असम से दीवान मनीराम दत्त, इसके बाद बैरकपुर से मंगल पांडे, संभलपुर से सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट जो है अगर बात करें तो 1857 ईस्वी के जो विद्रोह है इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
इस विद्रोह का जो वास्तविक आरंभ हुआ वो 10 मई 1857 को मेरठ की तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी के सिपाहियों के द्वारा किया गया था। तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी के सिपाहियों के द्वारा 10 मई 1857 को। दूसरे दिन ये सिपाही दिल्ली पहुंचते हैं, जहां दिल्ली के सिपाही भी इनसे मिल गए। इन सिपाहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा 80 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का जो है सम्राट तथा अपना नेता घोषित कर दिया। 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा विद्रोह था। अनेक दृष्टियों से भारतीय इतिहास में यह एक अभूतपूर्व विद्रोह था। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से देश के विभिन्न प्रदेशों के सैनिक और विभिन्न राज्यों के शासक व सरदार लड़ाई के लिए एकजुट हो गए, इकट्ठा हो गए। समाज के कई अन्य समुदाय, जमींदार, किसान, दस्तकार, विद्वान भी इस विद्रोह में जो है शामिल हुए। 1857 के विद्रोह का जो एक परिचय है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है 1857 का जो विद्रोह है हुआ। जैसे विद्रोह का जो केंद्र दिल्ली था, इस मतलब विद्रोही जो नेता थे बहादुर शाह द्वितीय प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। बख्त खा ये सैन्य नेतृत्वकर्ता थे। हकीम अहसानुल्लाह ये प्रमुख सलाहकार थे। निर्वासित कर रंगून इन्हें भेजा गया। 1862 ईस्वी में यहीं पर इनका निधन हुआ। ठीक है। और लखनऊ से बेगम हजरत महल और नवाब वाजिद अली शाह। बेगम हजरत महल 1859 ईस्वी में नेपाल चली गई। 1874 में काठमांडू में इनका निधन हो गया। और नवाब वाजिद अली शाह 1856 ईस्वी में जो है जमखंड यानी कोलकाता चले गए और वहीं पर 1857 ईस्वी में इनका निधन हो गया। 1887 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसके बाद इलाहाबाद के जो विद्रोही नेता थे, नाम है लियाकत अली। इसके बाद झांसी का जो नेतृत्व करता थी रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर का रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। और याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 को युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी। 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को बंदी बनाकर ग्वालियर में फांसी दे दिया गया। इसके बाद बरेली से जो नेतृत्व करता थे खान बहादुर खां थे, इनको भी फांसी की सजा दी गई। बिठूर यानी कानपुर से नाना साहब, अजीजन बेगम ये नर्तकी थी। इसके बाद राव साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां और टीका सिंह। 1859 ईस्वी में आरंभ में नेपाल में जाकर छिपे और वहीं पर इनका निधन हो गया नाना साहब का। और जो अजीजन बेगम थी ये अंग्रेजों के द्वारा गोली मारकर जो है इनका हत्या कर दिया गया। इसके बाद जगदीशपुर, दानापुर, आरा, आजमगढ़, ठीक है, आरा जो कि बिहार में है, और पटना, यहां से जो है कुंवर सिंह, अमर सिंह, जगदीशपुर, दानापुर, आरा, आजमगढ़ से कुंवर सिंह, अमर सिंह ने नेतृत्व किया। इसके बाद आरा में फिर बंदे अली और पटना से पीर अली। कुंवर सिंह का 26 अप्रैल 1858 में निधन हो गया। ठीक है। और बंदे अली 1858 में इनको फांसी दे दी गई और पीर अली को 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। फैजाबाद या शाहजहांपुर से जो है मौलवी अहमदुल्ला ये नेतृत्व करता थे। अंग्रेजों के द्वारा 50,000 रुपए का इन पर इनाम रखा गया था। पुआया की राजा की सूचना पर 1858 ईस्वी में एक हमले में ये मारे गए। फतेहपुर से अजीमुल्ला, इनको फांसी दे दी गई। गोरखपुर से गजाधर सिंह, मुरादाबाद से अब्दुल अली खान, सुल्तानपुर से शहीद हसन, सैयदपुर यानी मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश से और भगवान सिंह जाट। याद रखिएगा रेवाड़ी यानी हरियाणा से जो है जिसके नेतृत्व करता थे रेवाड़ी से राव तुलाराम। बीमार होने से काबुल में इनका जो है 8 सितंबर 1862 को निधन हो गया। इसके बाद याद रखिए कासन गांव जो कि हरियाणा में ही है और झज्जर ये भी हरियाणा में है। कासन गांव के नेतृत्वकर्ता अलवेल सिंह और जियाराम थे और झज्जर के जो नेतृत्वकर्ता थे नवाब अब्दुल रहमान खान। ठीक है। और देखिए अलवेल सिंह इनका जो है इन जियाराम का 1858 ईस्वी में दोनों को फांसी हो गई और नवाब अब्दुल रहमान खान 1857 ईस्वी में दिल्ली कोतवाली में इनको फांसी दे दी गई। बैरकपुर यहां से नेतृत्वकर्ता मंगल पांडे थे। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के लाट बगान में फांसी दे दी गई। असम से दीवान मनीराम दत्त और केदवेश्वर सिंह, कलकत्ता में इन्हें फांसी दे दी गई। और सागर से शेख रमजान थे। तो कहां से कौन नेतृत्व करता थे आपको याद रखना है। इसके बाद संभलपुर से सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही। इसके बाद मेरठ से कदम सिंह, मथुरा से देवी सिंह, बिजनौर से मोहम्मद खान,
याद रखिए, गढ़माडला से शंकर शाह, राजा ठाकुर प्रसाद, रायपुर से नारायण सिंह, मंदसौर उत्तर प्रदेश से जो है शहजादा हुमायूं यानी फिरोज शाह, रंगून में इन्हें निवासित कर दिया गया और वहीं पर 1862 ईस्वी में इनका निधन हो गया। कुल्लू से राणा प्रताप सिंह, वीर सिंह, दोनों को फांसी दे दी गई। कोटा यानी राजस्थान, इसके नेतृत्व करता थे जय दयाल और हरदयाल, तोप के मुंह पर बांधकर इन्हें उड़ा दिया गया। इसके बाद अमझेरा यानी उत्तर प्रदेश जो है मध्य प्रदेश में अमझेरा है, यहां के नेतृत्व करता राजा बरनावर सिंह थे। 10 फरवरी 1858 को इनको फांसी दे दी गई। सतारा से रंगोजी बाबू, याद रखें, रंगोजी बापू जी गुप्ते, गंजम राधा कृष्ण दंडसेन, अजनाला से वजीर खां और सिंध से शहजादा पी मोहम्मद इमाम बख्श और अलीफर खां। इसके बाद महाराष्ट्र से वासुदेव बलवंत फड़के, आजीवन कारावास की सजा हुई थी। गोवा से दीपूजी राणा और गोलकुंडा क्षेत्र से चिंता भूपति जो है नेतृत्व किए थे। इसके बाद पंजाब से गुरु राम सिंह, रंगून जेल में इनको बंद कर दिया गया था, गुरु राम सिंह को। ब्रिटिश शासन के प्रति जो असंतोष था इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, विद्रोह का कारण भारत में ब्रिटिश नीतियों से उत्पन्न व्यापक असंतोष था। अंग्रेजों की राज विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और सरदारों में उनके प्रति असंतोष व्याप्त हो गया था। अंग्रेजों ने उनके साथ सहायक संधि कर ली थी, परंतु अंग्रेज इन संधियों को मनमर्जी से तोड़ देते थे, अपने मर्जी से चलाते थे। डलहौजी ने राज हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है कड़ाई से लागू किया, जिससे असंतोष और भी अधिक बढ़ गया। झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना और 1854 ईस्वी में इन्हें जो है झांसी पर मतलब कि अधिकार कर लिया। तो डलहौजी ने दत्तक पुत्र, जो झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र थे, इनको उत्तराधिकारी नहीं माना गया और 1854 में झांसी पर अधिकार कर लिया गया, ठीक है। और 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय के मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात अंग्रेजों ने उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा के रूप में मिलने वाली पेंशन देना बंद कर दिया तथा मुगल बादशाह के बाद किसी भी उत्तराधिकारी को बादशाह मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। इसके बाद 1857 ईस्वी के जो विद्रोह है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, विद्रोह का जो वर्गीकरण है दो रूपों में है, एक भारत, दूसरा ब्रिटेन के रूप में। भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो है इस समय बहादुर शाह जफर थे। और जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन इसका जो संबंध है इंडियन म्यूटिनी से है और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था इस समय। और इन दोनों की अगर बात करें तो भारतीय और अंग्रेजी सेना का जो अनुपात था इन दोनों में वो था 2:1 का। अंग्रेजों ने भू राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी, जिसके कारण भू स्वामियों के पुराने परिवारों के अधिकार जो है समाप्त हो गए और किसी भी राज्य पर आधिपत्य करने के बाद उसकी पुरानी शासन व्यवस्था समाप्त कर दी जाती थी। तो अंग्रेजों ने भू राजस्व की नई व्यवस्था लागू की, जिसके कारण भू स्वामियों के पुराने परिवारों के जो अधिकार थे वो समाप्त हो गए। किसी भी राज्य पर आधिपत्य करने के बाद जो है उसके पुरानी प्रशासन व्यवस्था जो है अब वो जो है समाप्त कर दी जाती थी। किसानों एवं दस्तकारों की बर्बादी किस तरह से हुई? अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं से किसानों की हालत जो है बहुत खराब हो गई, बदतर हो गई। जब इंग्लैंड में निर्मित हुआ माल भारत में पहुंचने लगा तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प जो है जो कारीगर थे वो बर्बाद हो गए। पीड़ित किसान और कारीगर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एकजुट हो गए। धर्म और जाति के नष्ट होने का जो डर था वो किस तरह से था? तो अंग्रेजों की नीति और आचरण ने जनता में यह भय पैदा कर दिया। क्या भय पैदा किया? कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म और रीति रिवाजों को नष्ट कर देने पर अड़ा हुआ है। ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू व इस्लाम धर्म की और जनता के पुराने रीति रिवाजों की खुलेआम निंदा की। अंग्रेजों ने अनेक मामलों में जाति नियमों की उपेक्षा की थी, जैसे कि फौजों, जेलों और रेल यात्राओं के मामलों में। नई शिक्षा या नई शिक्षण संस्थानों को, जिनमें से कई संस्थाओं की जो है स्थापना ईसाई धर्म प्रचारकों ने की थी, इनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। अतः अनेक लोग जो है अपने धर्म के नाम पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हुए। भारतीय सैनिकों की जो शिकायतें थी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के रास्ते बंद थे। यानी जो भारतीय सिपाही थे अंग्रेजों की फौज में, इनको उन्नति नहीं मिलती थी, इनमें वृद्धि नहीं होता था।
फौज के कह सकते फौज में जो ऊंचे पद के लोग थे, यूरोपीय जो अफसर थे, इनके लिए यह सुरक्षित था, ये उन्नति कर सकते थे, लेकिन भारतीय नहीं। भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के वेतनों में बहुत अंतर था। यूरोपीय अधिकारी भारतीय सिपाही को घृणित दृष्टि से देखते थे, इन्हें नीच दृष्टि से देखते थे। युद्ध में जाने पर भारतीय सैनिकों को जो है अतिरिक्त भत्ता मिलता था। युद्ध खत्म होने पर और उनके सहयोग से जीते गए इलाके पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाने के बाद भारतीय सैनिकों का भत्ता बंद कर दिया जाता था। भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए जो है समुद्र पार भी भेजा जाता था, परंतु उस समय के हिंदुओं का जो धार्मिक विश्वास था कि समुद्र पार कर जाने से धर्म नष्ट हो जाता है, तो इस तरह से इन्हें भी इस तरह की जो समस्याएं थी, इनका शोषण होता था, इन्हें समुद्र पार करने के लिए भी कहा जाता था। अन्य भारतीयों की तरह भारतीय सैनिकों में विश्वास बैठ गया कि उनका धर्म खतरे में है। उसी दौरान सैनिकों को एक नए किस्म की एनफील्ड राइफल दी गई, जिसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। राइफल में कारतूस भरने से पहले उस पर लगे कागज को दांतों से काटना पड़ता था। ठीक है, देखिए चर्बी वाले इन कारतूसों के जो इस्तेमाल थे, इनसे हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को जो है काफी ठेस पहुंचा। अफवाह विद्रोह कह सकते हैं, अफवाह विद्रोह का तत्कालीन कारण बनी। ये जो अफवाह था कि गाय और सुअर की चर्बी जो है इस कारतूस में मिला हुआ है, यह अफवाह विद्रोह का तत्कालीन कारण हो गया। सैनिकों ने कारतूस भरने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को जेल की लंबी सजा सुनाई गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए, अगर बात किया जाए तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम सशस्त्र विद्रोह का जो कारण था, 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20 ANI तथा 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ी के द्वारा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार करना था। 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं सार्जेंट ह्यूरसन को जो है गोली मार दी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर, अब जो है बलिया जिले के रहने वाले थे। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, 34वीं इन्फेंट्री के ये जवान थे। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को जो है क्या किया, फांसी की सजा सुना दी। देखिए, विद्रोह के मुख्य केंद्र और जो नेतृत्व करता थे, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विद्रोह, देखिए जो विद्रोही सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति जफर बख्त खां। इसके बाद बहादुर जफर के बारे में देख लेते हैं। बहादुर जफर ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 ईस्वी में इनका दरबार क्रांति का मुख्य या प्रमुख कह सकते हैं कि इनका जो दरबार था क्रांति का प्रमुख केंद्र था। 11 मई 1857 को मेरठ के क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह को क्रांति का नेतृत्व सौंपा और 12 मई को दिल्ली को जो है अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त कराया। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समकक्ष जो है समर्पण कर दिया और उन्हें रंगून भेज दिया, यानी बर्मा भेज दिया गया। वहीं पर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। रंगून में स्थित बहादुर शाह की मजार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए जमीन भी नसीब न हुई। असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब और बंगाल में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए, परंतु जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विद्रोह नहीं हुए, वहां भी अशांति फैलने के कारण अंग्रेजों में भय देखा गया। दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाके, आगरा, मेरठ और पश्चिमी बिहार में विद्रोह काफी व्यापक और भयंकर थे। इसके बाद बाबू कुंवर सिंह के बारे में देख लेते हैं। बिहार में विद्रोही सेना का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। यहां से प्रश्न हमेशा पूछा गया है, हमेशा बीपीएससी में जो है यहां से प्रश्न आते हैं, तो आप जो है एक बार ध्यान में इस चीज को रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि बिहार में विद्रोही नेता का जो नेतृत्व करता थे जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह बिहार प्रांत में आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, बिहार में सर्वप्रथम दानापुर में विद्रोह हुआ था।
कुंवर सिंह ने अपने युद्ध कौशल और छापामार युद्ध नीति के द्वारा अंग्रेजों का सामना किया था और इसके पश्चात 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नाम आता है नाना साहब का। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह जो है आरंभ हुआ। नाना साहब याद रखिएगा, कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह जो है आरंभ होता है, जहां विद्रोहियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया और नवाब अजीमुल्ला उसका मुख्य सलाहकार बना। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम धोंधू पंत था। ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, उनका वास्तविक नाम से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, तो याद रखिएगा धोंधू पंत था। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा उनकी 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी। परिणाम स्वरूप नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का जो है नेतृत्व किया। नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहा था, जो एक बहादुर और योग्य नेता था। तात्या टोपे के बारे में देख लेते हैं। तात्या टोपे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो तात्या टोपे के जो वास्तविक नाम था, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें भारत का गैरीबाल्डी भी कहा जाता है, भारत का गैरीबाल्डी। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन को जो है दीर्घ काल तक जारी रखा। अपनी सेना को लेकर इन्हें जो है संकट काल में जंगलों में छिपे रहना पड़ा था। यह अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अप्रैल 1859 को शहीद हो गए। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में देख लेते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ इनकी शादी होने के बाद इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने पति के मृत्यु के पश्चात इन्होंने दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को गोद ले लिया और पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन कार्य प्रारंभ कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस नीति से असंतुष्ट होकर रानी ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया और 17 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुई। 1857 के विद्रोह का जो कालानुक्रम है आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का कालानुक्रम 26 जनवरी 1857, ये जो समय है याद रखिएगा, बहरामपुर में विद्रोह यानी 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसके बाद 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह हो जाता है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में किसके द्वारा? तो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री बटालियन के 5वीं कंपनी में मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह होता है। इसके बाद घटना घटित होता है 10 मई 1857 मेरठ में विद्रोह होता है। तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी के जवानों ने एकत्रित होकर विद्रोह शुरू कर दिया। इसके बाद 12 मई 1857 को क्रांतिकारियों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार। इसके बाद 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह और झांसी में विद्रोह हो जाता है। इसके बाद 5 जून 1857 में कानपुर में विद्रोह भड़क उठता है। इसके बाद 6 से 7 जून 1857 के बीच जो है इलाहाबाद में भी विद्रोह जो है आगे बढ़ जाती है, विद्रोह भड़क उठता है। देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व विद्रोही जो नेता थे, प्रमुख जो विद्रोही नेता, इनके बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही जो नेता थे, जैसे दिल्ली के विद्रोही नेता कौन थे? तो बहादुर शाह सेकंड और बख्त खां, ये सैन्य नेतृत्व करता थे। ठीक है, और दमनकर्ता निकलसन और हडसन थे। विद्रोही तिथि है 11 मई 1857। सब 1857 में ही होता है, लेकिन अलग अलग डेट पर होता है। लखनऊ के विद्रोही नेता थे बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर, इनके दमनकर्ता थे कॉलिन कैंपबेल। इसके बाद झांसी या ग्वालियर के जो विद्रोही नेता थे रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इनका जो दमनकर्ता था जनरल ह्यूरोज। कानपुर का नाना साहब और तात्या टोपे, इनके दमनकर्ता थे कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद के लियाकत अली और कर्नल नील जो है इनके दमनकर्ता थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, कर्नल नील इनके भी दमनकर्ता थे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, विलियम टेलर व विसेंट आयर जो है इनके दमनकर्ता थे। बरेली से खान बहादुर खां, विसेंट आयर इनके दमनकर्ता थे। और फतेहपुर से अजीमुल्ला और इनके दमनकर्ता जनरल रेनॉल्ट थे, याद रखिएगा। इसके बाद बेगम जीतन महल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखिए, बेगम जीतन महल 1857 ईस्वी की क्रांति राष्ट्रीयता की लड़ाई थी। इस तथ्य को बेगम जीतन महल जैसी साहसी महिला ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी से सिद्ध कर दिया था। बेगम जीतन महल प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व कह सकते हैं कि जो जीतन महल थी ये प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला थी। इन्होंने नवाब के साथ मिलकर आंदोलन को बड़े धैर्य से और साहस के साथ जो है दृढ़ता पूर्वक जो है आगे बढ़ाया था। राष्ट्र की स्वतंत्रता से बेगम जीतन को विशेष स्नेह था। उन्होंने अपनी सुख सुविधा को छोड़कर स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया था। विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले जो व्यक्ति थे कश्मीर के गुलाब सिंह थे। यहाँ सभी प्रश्न पूछने की जो है संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो विद्रोह में जो भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति हैं, नाम क्या है? तो याद रखिएगा, विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले जो व्यक्ति हैं कश्मीर के गुलाब सिंह, हैदराबाद के सलार जंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल की बेगम शेख, दीपांकर राव यानी सिंधिया के मंत्री और भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग और शिक्षित वर्ग, ये सभी विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। इसके बाद बेगम हजरत महल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वाजिद अली शाह के अल्पवयस्क बेटे विरजिस कादिर को अवध की गद्दी पर बैठाया गया, जिसका शासन उनकी मां हजरत महल ने संभाला और उसकी ओर से शासन करने लगी। बेगम हजरत महल साहसी, धैर्यवान और प्रबुद्ध महिला थी। इन्होंने अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया और अंत में वो नेपाल चली गई, जहां उनकी मृत्यु हो गई। रानी अवंतीबाई, मध्य प्रदेश की रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजी सेना से संघर्ष करने के लिए जो है एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया और क्रांति के दौरान युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिसके पश्चात रानी वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। विद्रोह का दमन कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, देख लेते हैं। संपूर्ण विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। बरेली में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। किसने? तो अंग्रेजों के विरुद्ध बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने जून 1857 में विद्रोह की अगवानी की। अब्दुल्ला की कार्यवाहियों से त्रस्त होकर अंग्रेजों ने इन पर जो है 50,000 रुपए का नगद इनाम घोषित कर रखा था। सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह को बंदी बना लिया। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह पर अभियोग चलाकर रंगून यानी बर्मा निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में बहादुर शाह की जो है मृत्यु हो गई। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो बहादुर शाह के पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा पोते मिर्जा अबू बकर को हसन ने दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास गोली मारकर हत्या कर दी। सितंबर 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का अधिकार हो गया, परंतु बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और वह नेपाल चली गई। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, झांसी से भाग निकली। तात्या टोपे की सहायता से उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और अंत में जून 1858 में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब नेपाल चले गए। तात्या टोपे मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है अंग्रेजों से जो है 2 साल तक लड़ते रहे। तात्या टोपे मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेजों से 2 साल तक लड़ते रहे, लड़ाई को जारी रखा। एक मित्र के विश्वासघात के कारण जो है वे गिरफ्तार हो गए और उन्हें फांसी दे दी गई। 1858 ईस्वी के अंत तक विद्रोह को कुचल दिया गया था। विद्रोह के दमन के दौरान और उसके पश्चात ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोही नेताओं, सैनिकों और आम जनता के साथ अमानवीय जो है व्यवहार किया, बहुत कि कष्टदायी जो है व्यवहार किया। शहरों को विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त कराने के पश्चात ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें खूब लूटा और अनुमान लगाया गया है कि केवल अवध में ही लगभग 1,50,000 लोगों की हत्याएं हुई। बहुत बड़ी संख्या में विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया तथा अमानवीय यातनाएं उन्हें दी गई। विद्रोह के जो स्वरूप थे, 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। पहली बार देश के विभिन्न भागों के बीच एक ऐसे शासन के विरुद्ध एकता स्थापित हुई थी जो सबका शत्रु था। 1857 पर आधारित जो प्रमुख पुस्तकें हैं, याद रखिएगा, यहां पे आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता इसके लेखक हैं। दूसरा है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर इसके लेखक हैं। 1857 इसके लेखक हैं एस सेन। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इसके लेखक हैं आरसी मजमूदार। ये सभी प्रश्न एक एक बार, कम से कम एक एक बार पूछे गए हैं।
हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी के लेखक हैं टी.आर. होम्स। रिवेलियन 1857 के लेखक हैं, बताइए, पी.सी. जोशी। और कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। विद्रोह के दौरान ऐसे अनेक नेता और योद्धा उभरे जिनकी वीरता और बहादुरी ने उन्हें अमर बना दिया, लेकिन विद्रोह में कुछ बुनियादी कमजोरियां भी थी जिसके कारण उसके मतलब कि सफल होने की कम उम्मीद थी, असफल होने का ज्यादा उम्मीद था। विद्रोह का नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथों में था। उनमें से अनेक राजा तथा जमींदार विद्रोह में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि ब्रिटिश शासन उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया था। वे भारत की परंपरागत राज व्यवस्था के हिमायती थे और पुराने विचारों से प्रभावित थे। विद्रोह पर विदेशी इतिहासकारों के जो मत हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, विदेशी इतिहासकार का जो पहला नाम आता है सर जॉन लॉरेंस। इनका मत है, यदि विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। ये कथन है। सर जॉन लॉरेंस कहते हैं यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली कहते हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन सीले कहते हैं यह विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था जिसका न कोई नेतृत्व करता था और न कोई जन समर्थन था। इसके बाद पर्सिवल स्पीयर व मेटकॉफ कहते हैं कि यह पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। पी रॉबर्टसन कहते हैं कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स कहते हैं यह सभ्यता और बर्बरता का जो है संघर्ष था। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउटरम कहते हैं यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीच कहते हैं कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। और कुपलैंड जॉन ब्रूस नार्टन कहते हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। टी. व्हीलर कहते हैं यह एशियाई प्रकार का विद्रोह था। और रॉबर्ट्स कहते हैं 1857 का जो विद्रोह है यह सिपाही विद्रोह था। विद्रोह के नेता यद्यपि विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे थे, परंतु भविष्य के प्रति उनका दृष्टिकोण निश्चित नहीं था। अगर बात करें तो देखिए, ब्रिटिश यह विद्रोह जो है आम जनता, सैनिकों, किसानों और दस्तकारों आदि से सक्रिय सहयोग से वंचित था। मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो यह दृष्टिकोण था किसका, तो विद्रोह के नेता यद्यपि देशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ तो रहे थे, लेकिन इनका जो भविष्य के प्रति जो दृष्टिकोण था वो अनिश्चित था। यह विद्रोह आम जनता, सैनिकों, किसानों और दस्तकारों आदि के सक्रिय सहयोग से वंचित रह गया। जनता के अपने स्वतंत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट नहीं थे। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से सभी विद्रोही एकजुट नहीं हो पाए थे। विद्रोही अधिकतर अपने क्षेत्रों में ही लड़ते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोही शक्तियों के बीच जो है व्यवस्थित तालमेल नहीं था। जिन राजाओं और सरदारों को अंग्रेजों ने पदच्युत नहीं किया था, उनमें से अधिकतर ने विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश राजा और सरदार वही थे जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। ब्रिटिश शासन के प्रति सभी जगह तीव्र असंतोष नहीं था। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे कि कई वर्षों की लड़ाई के बाद पंजाब में अंग्रेजों ने व्यवस्थित प्रशासन कायम किया था। इसके बाद वहां लोग उत्तर भारत के अन्य भागों की तरह असंतुष्ट नहीं थे, इसीलिए विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति होते हुए भी पंजाब में बड़े पैमाने पर कोई बगावत नहीं हुई। 1857 ईस्वी के विद्रोह के साथ भारतीय इतिहास का एक युग समाप्त हो गया। 18वीं सदी के भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अंततः पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। जिन भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ था उन्हें कायम रहने दिया गया, परंतु उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश राज के अंग बन गए। विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने साम्राज्य पर जो है प्रत्यक्ष शासन जो है करना प्रारंभ कर दिया। 1857 के विद्रोह के असफलता के जो कारण थे, इसको गौर फरमाइएगा। 1857 के विद्रोह के असफलता के जो पहला कारण था, विद्रोह का सीमित स्वरूप था। देशी नरेशों यानी देशी राजाओं और सामंतों का विश्वासघात था। योग्य नेतृत्व का अभाव था। अच्छा नेतृत्व प्रदान नहीं किया गया था। संगठन का अभाव था। एकजुटता का अभाव था। निश्चित उद्देश्य नहीं था। सीमित साधन थे। जन समर्थन का भी अभाव था। अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां और कुशल नेतृत्व, ये सभी जो थे इसके कारण थे। देखिए, भारतीय इतिहासकारों के जो मत हैं आप देख सकते हैं। भारतीय इतिहासकारों के मत को एक बार आप जो है ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में देखिए, एक बार अगर बात करें तो पहला जो मत है भारतीय इतिहासकार जिसका नाम है डॉक्टर एस एन सेन।
मतलब इनका जो कथन है, इन्होंने कहा था जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। और अशोक मेहता कहते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो स्वरूप था वो राष्ट्रीय था। ये सभी भारतीय इतिहासकारों के कथन है, मत है 1857 के मतलब कि सापेक्ष में। बीडी सावरकर कहते हैं कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। और डॉक्टर आरसी मजूमदार कहते हैं तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये सभी कथन जो है मतलब कि कभी ना कभी पूछे गए हैं। पीसी जोशी कहते हैं कि यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव था। बिपिन चंद्रा कहते हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण प्रयास था। और याद रखिए मुंशी जीवनलाल और मोइनुद्दीन कहते हैं कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। जवाहरलाल नेहरू, दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खां कहते हैं 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का जो है संगठित संग्राम था। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? बताइए, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है कुछ ही सेकंड पहले। कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहां पर स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर में है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो याद रखिए गालिब ने देखा था। गालिब, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ विद्रोही नेता, दूसरे तरफ विद्रोह का केंद्र दिया गया है। मैंने बोला है कि इसको ध्यान रखिएगा, मिलान दिया जाता है, मिलान से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं और डायरेक्ट भी पूछा जाता है वन लाइन स्टेटमेंट के तौर पे। तो बहादुर शाह द्वितीय के जो विद्रोह का केंद्र है वो बताइए कहां पर है? तो बहादुर शाह द्वितीय का संबंध दिल्ली से था। बिरजिस कादिर का संबंध लखनऊ से था, कुंवर सिंह का जगदीशपुर से और लियाकत अली का इलाहाबाद से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 के क्रांति का नेता था? निम्नलिखित में से कौन, 4 ऑप्शन है, बताइए कि कौन जो असम में 1857 के क्रांति का नेता थे? तो दीवान मनीराम दत्त। प्रश्न संख्या 8, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 1857 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियां और प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए।